हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये सेकंड लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, बीएससी थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका, उसके अंदर मैंने एक बेसिक ओवरव्यू डेवलप किया था कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कहाँ पे काम में आती है, या किस तरीके से हम लोग डेली लाइफ से थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट करते हैं। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हम लोग कहीं पे भी कुछ भी, अगर मैं जैसे ठंडा या गर्म महसूस कर रहा हूँ, उसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स है। अगर किसी मटके में पानी ठंडा रहता है या गर्म रहता है, उसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स है। रात में टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाता है, उसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब आप हर चीज़ के पीछे थर्मोडायनेमिक्स ढूंढ सकते हो। रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से चीज़ें ठंडी होती है, किस तरीके से चीज़ें गर्म होती है, वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स है। तो मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन का आइडिया दिया था कि किस तरीके से आप थर्मोडायनेमिक्स को हर एक सेंस में देख सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी रैंडम चीज़ को उठा के उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आपके सिलेबस, बीएससी का जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करते जाएंगे। लेकिन उसमें जहाँ जहाँ पर भी हम लोग डेली लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, एक लेक्चर आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा पहले वो लेक्चर देख ले, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अब क्या सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी का, किस तरीके से सिलेबस होगा, किस तरीके से चैप्टर्स है, क्या यूनिट का डिवाइडेशन है, और ये सारी चीज़ें। और फिर हम लोग टॉपिक वाइज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहली चीज़ तो आप थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये तो आता ही आता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें जो है वो हटा देते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अभी जो बात करने वाला हूं जो सिलेबस का, वो सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सीबीएच पढ़ते हैं जनरली कोई भी यूनिवर्सिटी का। जैसे राजस्थान के अंडर जो भी यूनिवर्सिटी आती है, उनमें जनरली लोग जो बुक पढ़ते हैं वो सीबीएच पढ़ते हैं, या जेपीएच या आरबीडी का पब्लिकेशन पढ़ते हैं। उनका सिलेबस सेम ही है सबका। लेकिन क्या एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है। किसी में 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, किसी में 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो यूनिट तो 4 में डिवाइड कर लो, 5 में डिवाइड कर लो, इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो वो क्या है। तो टॉपिक सब में सेम ही आएंगे। ठीक है। आप भले राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो, शेखावटी यूनिवर्सिटी में हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी में हो, भरतपुर के किसी यूनिवर्सिटी में हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या आप एमडीएसयू में हो, तो एमडीएसयू का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आप बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, उसमें भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है, सबकी जगह सेम है। लेकिन मेरा जो अभी डिस्कस करूंगा, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, भरतपुर वाली यूनिवर्सिटी और ऐसे 3-4 यूनिवर्सिटी, उनका सिलेबस जिनका पैटर्न कॉमन है, उनका डिस्कस करूंगा। बाकी एक बार आप पढ़ के देखें, जो कोई अदर यूनिवर्सिटीज का भी है तो भी आप देखें, आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, आप ही का सिलेबस है। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आइडिया दे देता हूँ। सिलेबस में जैसे इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या है आपके 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिलेबस को कितने में, 4 यूनिट में। अभी 4 यूनिट में मैं उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर है। अब देखो, इनके जो नाम है ये मैंने अपने हिसाब से इनको इजी कर लिया है नाम। सिलेबस में वही पढ़ाऊंगा जो यूनिवर्सिटी में गिवन है। आपको बुक के अंदर इन चैप्टर्स के नाम अलग अलग मिल सकते हैं, डिफरेंट नाम हो सकते हैं। यहाँ पे रुदोस में अन्योन्य क्रिया ऐसा दे दिया जाएगा, कुछ डिफरेंट नाम दिया जाएगा। इंटरेक्शंस वो उसके बारे में कुछ अलग होगा। यहाँ पर ये कार्नो इंजन से रिलेटेड आएगा इसमें कुछ चीज़ें, और ये है कि मैक्सवेल समीकरण और उसके अनुप्रयोग, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशन, ये इसमें पढ़ेंगे। तो इसके जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, मैंने इसको 3 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है मेरे अकॉर्डिंग, मैं जिस वे में पढ़ाऊंगा। सिलेबस तो मैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का या वो जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही कवर करवाऊंगा, लेकिन मैंने इसको इजी वर्ड्स में डिवाइड कर रखा है। आपके जो सीबीएच, जेपीएच आप जो भी खरीद रखे हो ना, उसी के अंदर का जो सिलेबस है वो आएगा इनके अंदर। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट यूनिट को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा। किसी बुक में 2 चैप्टर में भी बना रखा है इनको, इन दोनों को मर्ज कर दो, एक चैप्टर बना दो, इसको दूसरा बना दो, क्या फर्क पड़ता है, टॉपिक तो अंदर एक ही आना चाहिए। तो ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का आइडिया आना कि थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से, उसमें छोटी छोटी चीजें किस तरीके से, उसका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कार्नो इंजन कैसे काम करता है, फिर मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल के रिलेशन क्या है, उन सब मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, और वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना। ये यूनिट नंबर फर्स्ट होगा। यूनिट नंबर सेकंड जो होगा, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम लोग 2 टॉपिक आएंगे। अभी मैं इनको डिटेल में नहीं चाह रहा, मैं अभी टॉपिक पे आऊँगा जल्दी से।
तो हम लोग यूनिट नंबर, हाँ आप एक काम कर सकते हो, जैसे साथ साथ में एक सेकेंड आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे पॉज करके आप यहाँ पे इनको लिख लेना कि क्या क्या टॉपिक्स है ना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लिखने के लिए आपका यहाँ पे मैं थोड़ी देर टाइम वेस्ट करूँगा तो वो आपका टाइम खराब हो जाएगा। आप पॉज करके यहाँ पे इनको लिख लेना कि क्या क्या यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ाने वाला हूँ 3 चैप्टर में। यूनिट नंबर सेकंड की जो बात करें, यूनिट नंबर सेकंड में 2 चैप्टर है। एक तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये आएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आएगा यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ठीक है ना, आणविक वेगों का वितरण। और एक आएगा इसमें न्यून तापों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस। ये क्या है, किस तरीके से हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी मैं इन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अभी बस आप ये देख लो कि इसके यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर है, एक ये, ठीक है। आप इस पे यहाँ पे पॉज करके इस चैप्टर्स के बारे में लिख लेना। तो ये सिलेबस मैंने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है। बाकी सिलेबस के जो टॉपिक्स है वो तो अंदर वही आएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये नाम वगैरह ये मैंने थोड़े अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिए इनको। जो थर्ड है यूनिट नंबर थर्ड है वो चिरसमत सांख्यिकी है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है ये मैकेनिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, चिरसमत सांख्यिकी, ये थर्ड यूनिट है। इसमें क्या होता है इसके बारे में बताएंगे जब डिस्कशन करेंगे। फिर ये एक तो हो गया क्लासिकल, चिरसमत मतलब पुराने तरीके से। फिर नया तरीका कौन सा आया था, क्वांटम तरीका, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आएगा। फोर्थ जो यूनिट है वो कौन सा आएगा, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 4 जो है वो कौन सा, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम सांख्यिकी। तो क्वांटम सांख्यिकी में किस तरीके से बात होगी। ये 4 यूनिट है आपके सिलेबस में, मतलब ये जो चैप्टर्स है उनको 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 4 यूनिट बोल रहा हूँ। किसी यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है इन्हीं चैप्टर्स को। तो वो मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको टॉपिक आने चाहिए, आपको डेरिवेशंस आने चाहिए, आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, वो मैटर करता है, ठीक है ना। भले आप इनको 4 में डिवाइड करो, 5 में डिवाइड करो, क्या फर्क पड़ता है। आप उसको 10 चैप्टर बना लो या 12 चैप्टर बना लो, उसको कंप्रेस करके 5 चैप्टर बना लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, ठीक है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो टॉपिक है अपना, वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। और फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 आप हेडिंग लगा लो। क्या ये यहाँ तक आपका सिलेबस का आइडिया हो गया, यहाँ तक आपने लिख लिया कि सिलेबस क्या आने वाला है किस तरीके से। अब आपको लिखना है यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर 1 से स्टडी करेंगे हम लोग। अब नोट्स बनाते हुए लिखेंगे, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, बोथ लैंग्वेजेस में हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी मैं नोट्स लिखवाऊंगा, इंग्लिश में भी नोट्स लिखवाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। तो डोंट वरी, किसी भी मीडियम का हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1-2 लेक्चर देख के अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए कंफर्टेबल हो आप और आपके लिए यूजफुल है तो आप ज्वाइन करें कंटिन्यू, ठीक है। आप हेडिंग लिख लो क्या, यूनिट नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपको क्या आता है, आपको कुछ नहीं आता है, मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जिसको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैं सिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो डोंट वरी, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, नहीं आता है वही लोग मुझे चाहिए, ताकि यहाँ पे अच्छे से आप बैठ के सीख सको, राइट। देखो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया देता हूँ। वैसे तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें काफ़ी डिटेल बताई कि थर्मोडायनेमिक्स ये आप किसी भी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। मैं वही एक बार डिस्क्रिप्शन रिपीट कर रहा हूँ, जिसने पहले नहीं देखा वो देख लो, और जिसने देखा उसके लिए भी रिविजन हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स, वैसे तो अगर मैं वर्ड से बात करूँ इसका वर्ड से जो डेफिनेशन आएगा मैं वो तो लिखवाऊंगा ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। वैसे कोई पूछेगा नहीं थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन, लेकिन मालूम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी लग रही है, वो उसके पीछे का जो फिजिक्स है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना। मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मेरा पसीना आ जाता है, स्वेटिंग होता है,
वो क्या है, कैसे होता है, थर्मोडाइनमिक्स है। आप रेफ्रिजरेटर से फ्रिज से एक बोतल बाहर ले आते हो, बहुत देर से बोतल फ्रीजर में रखी हुई थी, बाहर लेके आते हो, उसको बाहर रख देते हो, थोड़ी देर बाद में देखते हो कि बोतल के बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती है ना। वो कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, मतलब जो उसके पीछे का फिजिक्स है वो क्या होता है, वो कहाँ स्टडी करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में। पानी को गर्म करते हैं। आज जैसे सर्दी आ गई, सर्दियों में अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो, आपको नहाना है, 20 लीटर पानी चाहिए आपको, तो आपने गर्म कर लिया 1 घंटे पानी को, कितने लीटर को, मान लो 2 लीटर पानी को गर्म कर लिया, तो पानी को कितना गर्म करूँ कि उसको मैं बाकी के 18 लीटर में मिलाऊं तो वो बैलेंस होकर टेम्परेचर इतना बन जाए कि जैसे मान लो कि टेम्परेचर आ जाए मेरे पास में 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री का पानी हो जाए, तो उसके लिए मुझे कितना पानी ठंडा कितना पानी गर्म मिलाना पड़ेगा। आइडिया समझ रहे, ये सारी चीज़ें। या जैसे आप सर्दियों में क्या होता है, मुंह से हम लोग जब जैसे ही बाहर जैसे कोई गैस बाहर निकलती है मुंह से, तो क्या होता है, यहाँ पर आपको लगता है धुआं बाहर निकल रहा है, होता है ना, वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, वो भी संघनन होता है। वो किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ भी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ही आती है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताया था। तो ये क्या है, आप डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल्स या जो फील करते हो इन चीज़ों से रिलेटेड, टेम्परेचर, हीट, एंट्रोपी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये जो सारी पैरामीटर्स है, इनसे रिलेटेड जो भी बात करते हो, वो जो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इन सब के लॉजिक्स ढूंढते हैं, वो है थर्मोडाइनमिक्स। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर इस ये जो लेक्चर्स है बीएससी सेकेंड ईयर के, या आपके जो थर्मोडाइनमिक्स में जो पढ़ा रहा हूँ बीएससी के लिए, इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल बताएं उनकी सारी डिटेलिंग बताऊंगा, नहीं। जितना सिलेबस में होगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा, लेकिन हर चीज़ को हम लोग डे टू डे लाइफ से जितनी कनेक्ट हो सकती है उतनी कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक जो फिजिक्स का टच है, जो फील है थर्मोडाइनमिक्स का, वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो आओ हम लोग अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पर्पज से हम लोग इनको लिखते हैं थर्मोडाइनमिक्स। तो मैंने पहले भी बताया होगा, या अभी हम लोग इसको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में क्या है, 2 वर्ड है, एक तो है थर्मो, एक तो कौन सा है, थर्मो है, एक है डायनेमिक्स। अगर हिंदी में बात करूं तो एक तो है ऊष्मा और एक कौन सा है, गतिकी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, मतलब वर्ड से अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं, तो इस वर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, थर्मो और डायनेमिक्स, ऊष्मा और गतिकी। तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा की गतिकी का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी बोलते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ थर्मल हीट, या हीट, थर्मो, ऊष्मा मतलब थर्मल एनर्जी हीट को बोल रहे हैं जनरली। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ थर्मल एनर्जी इज नोन एज थर्मोडाइनमिक्स। राइट, ये तो वर्ड्स से डेफिनेशन में बना सकता हूं, बट इसका एक्चुअल में सेंस क्या है। एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, वो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, मैं मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर बात करूं तो हम लोग पढ़ते हैं, एक तो हीट पढ़ते हैं जिसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ताप के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा जैसे एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं, एंट्रोपी, उसको हिंदी में भी एंट्रोपी लिखते हैं। ये दाब के बारे में बात करते हैं, प्रेशर। इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में हम लोग मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं कि अवस्था क्या है, फेज, स्टेट, सॉलिड अवस्था या लिक्विड या वेपर, ये सारी चीजें बात करते हैं ना। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर हीट, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है, उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मागतिकी। करेक्ट है।
अब थोड़ा डेफिनेशन को देख के हमारे को कुछ आइडिया मिलता है, कुछ चमकता है कि अच्छा डायनेमिक्स से तो कुछ मिल नहीं रहा था। मतलब डायनेमिक्स के बारे में आप ये डायनेमिक्स का सेंस आप ये समझ लो कि वो जो ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंदर हम लोग ऊष्मा, तापमान, एंट्रोपी, दाब, आंतरिक ऊर्जा, प्रावस्था, अवस्था, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? अब इसका आप डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखने से पहले आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखने से पहले आप ये लिखोगे क्या? डेफिनेशन लिखने से पहले आप ये लिखोगे, ये इतना जो मैंने ये है ये वाला पार्ट लिखना है आपको, ठीक है ना? ये लिखना है, ये यहां तक का, इसके ऊपर ऊपर का ये ऐसे जो चार्ट बनाया ना इसी फॉर्मेट में लिखना है कि थर्मोडायनेमिक्स लिख लेना ऊपर, फिर ये लिख लेना, इसके बाद में एक डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? और वो डेफिनेशन क्या है मैं लिखवाऊंगा, तो आप पोज करके पहले ये छाप लेना, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, ठीक है? हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है? इसके बाद में एक डेफिनेशन लिखना, वो यहाँ पे पोज कर लेना और इसको छाप लेना इसके ऊपर ऊपर तक, और अब उसके बाद में एक डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन लिखो, पहले हिंदी मीडियम में लिखवा देता हूँ, फिर इंग्लिश वाले लिख लेना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप, जिसके अंतर्गत ऊष्मा कोमा ताप कोमा एंट्रोपी कोमा दाब, आंतरिक ऊर्जा, ऐसे बहुत सारी और चीजें होती हैं। ताप, ऊष्मा, एंट्रोपी, दाब, आंतरिक ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मा गतिकी कहते हैं, उसे ऊष्मा गतिकी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप, एंट्रोपी, दाब एवं आंतरिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मा गतिकी कहते हैं। करेक्ट है? इंग्लिश में लिख लो, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, टेम्परेचर कोमा एंट्रोपी कोमा प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। आगे बात समझ क्लियर है एकदम? ये तो डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, एक्चुअल में तो फील वही है थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब कोई चीज़ कैसे क्या लग रही है, ठंडा गर्म, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी वो है एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स। तो लेकिन एग्जामिनर को लिख के बताने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना देते हैं, वो फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर देना, ठीक है? हो गया? क्लियर है माइंड में? अब आगे मूव करते हैं हम लोग। ये थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन हो गया, एक आइडिया मिल गया कि अच्छा थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। अब समझो मेरी बात को, क्या बताने वाला मैं। अब हम लोग छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब है सब्जेक्ट के वर्ड्स। ऐसा है, आप जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो फर्स्ट ईयर के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी, तो चिरसम्मत यांत्रिकी में हम लोग क्या करते हैं? चिरसम्मत यांत्रिकी में हम लोग ये बात करते हैं कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल पे कोई कितना फोर्स लगा रहा है, कोई कितना फोर्स लगा रहा है, वो कितनी दूर जाएगा, वो इतनी दूर जाएगा तो हम उसको दूरी बोलेंगे कि विस्थापन बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फिर वो कितनी स्पीड से जा रहा है या कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी या स्पीड का आइडिया आता है। फिर एक्सेलरेशन, हम त्वरण की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं। फिर फोर्स की बात करते हैं, फिर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। मतलब एक एक चीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसका आइडिया डेवलप करते हैं कि वो कैसे कैसे क्या होता है। तो ये जो वर्ड्स है, पहले विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनके क्या क्या मतलब है,
किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए पहले ये छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी हमने, इनकी डेफिनेशन सीखी थी कि नहीं सीखी थी। तो हमारे को पहले सब्जेक्ट के वर्ड्स आने चाहिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस आनी चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोग जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडाइनमिक्स ऐसे है, जैसे मान लो कि मैं एक चाय का कप है मेरे पास में, मैं उसको स्टडी करना चाहता हूँ कि वो कितना टेम्परेचर है, वो कितनी देर में ठंडा हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट ऐसा है तो वो इतनी देर में ठंडा हो जाएगा, वो कैसे कैसे क्या होने वाला उसमें, है ना। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं पार्टिकल बोल देते हैं, कण बोल देते हैं कि ये कण इतनी तेज जा रहा है, ये इधर जा रहा है। एक ट्रक भी जा रहा है तो हम ट्रक को भी बोल देते हैं कि ये कण है, पार्टिकल मोशन में है, ऐसा है, रुका हुआ है, चल रहा है, कण ऐसा है, कण वैसा है, पार्टिकल ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से मतलब हम चीज़ों को क्या बोल देते हैं, कण बोल देते हैं, स्टडी जिसको करना है, ठीक है ना। थर्मोडाइनमिक्स में क्या होगा, थर्मोडाइनमिक्स में जैसे एक सेकंड में टाइम देख लेता हूँ कितना रिमेनिंग टाइम है अपने पास। हाँ, वी हैव इनफ टाइम। थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है, थर्मोडाइनमिक्स में जैसे आप किसी भी चीज को स्टडी करना चाहते हो, जैसे एक चाय का कप है उसको स्टडी करना है, तो चलो वो अपना क्या हो गया, कण नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं निकाय। मतलब जिस भी पार्ट को हम स्टडी करें, जैसे मैं पानी उबाल रहा हूं तो मैं जो बर्तन है, जो कंटेनर है जिसमें पानी डाल के मैं उबाल रहा हूं, उसको वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, समझ गया। जो पानी डाल के उबाल रहा हूं वो सिस्टम, वो क्या हो गया, जिसको भी मैं स्टडी कर रहा हूं, जिसका भी मेरे को अध्ययन करना है, वो क्या हो गया, मेरा सिस्टम। जैसे मैं एक रूम का स्टडी कर रहा हूं कि इस रूम का टेम्परेचर क्या होने वाला है, कितने लोग, कितनी देर में गर्म हो जाए, कितना ठंडा रहेगा, रूम का स्टडी कर रहा हूं तो रूम क्या हो गया, मेरा सिस्टम। तो निकाय या सिस्टम क्या होता है, जिस भी पार्ट के, अंतरिक्ष के जिस भी, ब्रह्मांड के जिस भी पार्ट का हम लोग स्टडी करते हैं, यूनिवर्स के जिस भी पोर्शन को मैं स्टडी कर रहा हूं उसको क्या बोल देते हैं, निकाय या सिस्टम बोल देते हैं। अगर मेरे को एक पानी का बूंद है उसका स्टडी करना है तो पानी का बूंद क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अगर मेरे को पूरे समंदर का स्टडी करना है, एक मेरे को ओशन का स्टडी करना है तो ओशन क्या हो गया, एक समंदर क्या हो गया, वो मेरा सिस्टम हो गया। तो आप जिस पोर्शन का स्टडी करते हो दैट इज योर सिस्टम इन थर्मोडाइनमिक्स। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बोल देते हैं ये कण है, ये पार्टिकल है, इसको स्टडी करना है। यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है अपना सिस्टम, निकाय बोलते हैं उसको। क्लियर है, एकदम चमक रहा है, ठीक है भैया। तो एक डेफिनेशन आएगा सिस्टम, निकाय बोलते हैं। तो पहला आप डेफिनेशन लिखो, पहला डेफिनेशन क्या लिखोगे, सिस्टम, निकाय। एक सेकंड, आपको दिख रहा ना ये विजिबिलिटी ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ, विजिबिलिटी ठीक आ रही होगी ना। सिस्टम, निकाय ठीक ठाक आ तो रही है, बट येलो कलर दैट इज फेलो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कलर चेंज कर लेंगे। सिस्टम, निकाय। निकाय क्या है, लिखो इसका डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। तो पहले सिस्टम का डेफिनेशन लिखो, पहला डेफिनेशन सिस्टम, निकाय। किसी को कुछ नहीं आता ना, उसको भी सब कुछ समझ में आएगा, मेरी गारंटी यही है। आप बस मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, चीज़ों को धीरे धीरे समझिए, ठीक है। सिस्टम, निकाय, लिखो डेफिनेशन। हाँ, ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है, निकाय कहलाता है। जिसका अध्ययन किया जा रहा है निकाय कहलाता है। जिसका अध्ययन किया जा रहा है निकाय कहलाता है। That portion of universe, इंग्लिश में लिख लो, that portion of universe which is under study, that portion of universe which is taken under study, that portion of universe which is taken under study या which is under study is known as system, is known as system, करेक्ट है, ये आएगा आपका सिस्टम। क्लियर है। तो जैसे मैं एक थोड़ा सा आइडिया बताऊं, जैसे मान लो कि एक चाय का कप है, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, है ना। तो ये जो चाय का कप है, इसके बाहर की दुनिया है,
मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चाय के बारे में, मैं चाय के कप के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो है चाय का कप, ये क्या हो गया मेरा, निकाय हो गया। ये क्या है, निकाय है, सिस्टम है। ये चाय का जो कप है वो क्या हो गया, निकाय हो गया, सिस्टम हो गया। करेक्ट है। ये तो एक डेफिनेशन हो गई आपकी, है ना, ये निकाय की डेफिनेशन हो गई। अब देखो निकाय के ये सिस्टम है, इसके बाहर की जो चीजें बच गई, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें से मेरे को तो केवल चाय का कप स्टडी करना है। तो इस चाय के कप को हमने बोल दिया सिस्टम। इसके अलावा जो यूनिवर्स का बाकी पार्ट बच गया ना, ये जो बाकी का पोर्शन बच गया, इसको हम बोलते हैं क्या, परिवेश, सराउंडिंग। मतलब सिस्टम के अलावा जो बाकी की चीजें हैं दुनिया में, यूनिवर्स में, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, सराउंडिंग, परिवेश। इसको बोलते हैं क्या, परिवेश, सराउंडिंग बोलते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन लिखो किसका, सराउंडिंग का। सेकंड पॉइंट डालो आप, सराउंडिंग, परिवेश, सराउंडिंग, परिवेश, परिवेश। लिखो इसमें डेफिनेशन, पहले इंग्लिश में लिख लो। द होल यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, द होल यूनिवर्स या द एंटायर यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेप्ट सिस्टम is known as surrounding, is known as surrounding। करेक्ट है। मतलब क्या है, लिखो हिंदी में लिखो, निकाय को छोड़कर या निकाय के अलावा, निकाय को छोड़कर, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग परिवेश कहलाता है। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग परिवेश कहलाता है। ठीक है, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का संपूर्ण भाग परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग। ठीक है ना। एक्सेप्ट सिस्टम जो कंप्लीट एंटायर पोर्शन है, एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। चाय की कप की बात कर रहा हूं तो चाय की कप के अलावा जो बाकी का पोर्शन बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सराउंडिंग बोलेंगे। क्लियर है। थर्ड है, देखो अब एक चीज देखना, ये हो गया सिस्टम, ये इसके चारों तरफ का हो गया आइडिया, ये जो चारों तरफ की जगह बच गई उसको बोलेंगे परिवेश, सराउंडिंग। ये एक सराउंडिंग और ये जो सिस्टम है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये परिवेश और निकाय को अलग कौन करता है। ये जैसे ये सिस्टम की जो दीवार है, ये मतलब जहां से इसके अंदर सिस्टम है, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। तो ये जो है ये क्या है, बाउंड्री तो है ना एक तरीके से। मतलब जो पार्ट क्या करता है, सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है, परिवेश और निकाय को अलग अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिसीमा। इसको क्या बोलते हैं, परिसीमा। तो इसके परिसीमा की डेफिनेशन लिखेंगे तो थर्ड पॉइंट लिखो, परिसीमा, बाउंड्री। तो लेट्स टॉक अबाउट बाउंड्री। तो बाउंड्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, परिसीमा। देखो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखते जाना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखते जाना, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उसमें लिखते जाना। ठीक है, जिसको दोनों में लिखना है दोनों में भी लिख सकते हो, जिसको मीडियम आगे जाके चेंज करना है, हिंदी मीडियम वाले को, किसी को इंग्लिश में जाने का इरादा है वो भी कर सकते हो। मेरे लेक्चर्स में ये फैसिलिटी आपको मिलेगी क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, किसी को आगे साइंस में जाना है तो वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है ईजिली। और जो 2 साल जो लैंग्वेज रखता है बंदा, वो उसकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट रहती है उसमें डिग्री में वो मीडियम शो करता है। जैसे 1 साल आप हिंदी मीडियम में रहते हो, 2 साल इंग्लिश मीडियम में, तो आप मीडियम चेंज कर सकते हो। 2 साल इंग्लिश मीडियम में रहते हो तो आपका जो फाइनल ईयर का डिग्री आएगा उसमें मीडियम इंग्लिश आएगा। ठीक है, मतलब जो आपकी डिग्री का मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो बाउंड्री, परिसीमा। एक बार टाइम देख लो, परिसीमा। ओ टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। परिसीमा को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके आगे की चीज़ें भी उसी के अंदर बात करेंगे। बाउंड्री, परिसीमा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट कुछ नहीं। ठीक है।